हे एवरीवन, आर्यन है। आज हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट एंड इस पॉडकास्ट का टॉपिक है नीट फॉर मीट। आज हमारे साथ है अभी उदय सिंह। ये ईयर 2020 में नीट ऑल इंडिया रैंक्स 17 थी इनकी। ये इस समय एम्स दिल्ली में है। ये कैटेगरी टॉपर, यूपी स्टेट टॉपर भी रह चुके हैं। सो एम्स दिल्ली मतलब जो डॉक्टरों के लिए सपना होता है वो इस सपने को भी जी रहे हैं। सो आइए इनके बारे में थोड़ा इनसे जानते हैं। माई सेल्फ अभ्युदय प्रताप सिंह, जैसा आपने पहले बता दिया। आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली राइट नाउ। एंड बस अभी तो इतना ही है। आई हैव वन टेलीग्राम चैनल जस्ट लाइक यू। जैसे आप लोगों की मदद कर रहे हो वैसे मैं भी टेलीग्राम चैनल पे लोगों की मदद करता हूँ। एंड आई हैव वन यूट्यूब चैनल टू, जिसको मैंने भी जल्दी ही चालू किया है। सो लाइक जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी होते हैं एंड सबका मेन एम्स दिल्ली होता है कि हाँ वही बेस्ट है इंडिया में ऑफ कोर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि 10th के बाद जो बच्चा 11 में जाता है तो उसका फर्स्ट चीज होता है कि वो क्या करे, कि सेल्फ स्टडी हाँ पे ज्यादा ध्यान दे, कोचिंग कोई ज्वाइन करे। क्योंकि लाइक आप लखनऊ में थे तो आपके पास एक लोकल कोचिंग बहुत अच्छी थी, वन ऑफ द बेस्ट थी। हाँ और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनके पास इतनी लोकल कोचिंग अच्छी नहीं होती है। सो हाँ। वो कैसे उस चीज को टैकल करे? यार देखो, सबसे बड़ी बात यह है ना कि कोचिंग उतना ज्यादा मैटर नहीं करता लॉन्ग रन में। जो चीज मैटर करती है वो है सेल्फ स्टडी। आप अपना सेल्फ डिवोशन आपका कितना है स्टडीज को लेके। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आप कोचिंग जाओगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप मतलब परसेंटेज के हिसाब से लगा सकते हो कि अगर 100 बच्चे कोचिंग में जाते हैं तो उसमें सिर्फ एक का सिलेक्शन होता है। ठीक है, एक का सिलेक्शन, वो भी एम्स दिल्ली में नहीं मैं कह रहा हूँ, वो एक सिलेक्शन सिर्फ नीट के कॉलेज, किसी कॉलेज में, जो मतलब 15,000 टू 16,000 सीट्स या 15,000 रैंक तक सिलेक्शन होता है। तो इससे आप देख सकते हो कि कोचिंग जाना ही सफिशिएंट नहीं है। आपको कोचिंग जाने के बाद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। इवन अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो तो कोचिंग जाने वाले बच्चों से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो बाय सेल्फ स्टडी। तो आई विल से कि सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट देन कोचिंग। सो लाइक आई हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारे पहले से लेक्चरर्स अपलोडेड है, लाइक फिजिक्स वाला सर, अमन दत्तवाल सर। सो हाँ ये सब चीजों को हेल्प करनी चाहिए, लाइक या सेल्फ स्टडी ही करते रहे। क्योंकि लाइक अमन सर भी अपने बैचेस आजकल बहुत अच्छे निकाल रहे हैं। सो एंड आई ऑनलाइन है तो कहीं पे भी एक्सेस आई विल कर सजेस्ट सकते हैं। सो हाँ हाँ, आई विल सजेस्ट कि मतलब अगर उनको किसी भी मतलब टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है सेल्फ स्टडी करते समय, तो वो ऑनलाइन यूट्यूब से मतलब देख सकते हैं। काफी हेल्पफुल होगा वो तो। एंड अनअकैडमी के लिए जैसे आजकल बहुत उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, सो वेदर दे शुड गो फॉर इट और नॉट। क्योंकि जो उनके बैचेस, लाइक उनके दो बैचेस होते हैं, आइकॉनिक एंड प्लस। सो प्लस मतलब 2 इयर्स का ही उनका होता है एंड रेट भी जैसा, प्राइस भी एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। एंड लाइक जो टीचर्स वो हाँ लोग क्लेम करते हैं दे आर आल्सो गुड। सो अनअकैडमी यार, के मेरे इट बहुत इट सारे क्वेरीज है कि लेना चाहिए हाँ हाँ, 11th 12th के लिए कि नहीं। इट सोली डिपेंड्स ऑन देयर विल। अगर वो चाहते हैं अनअकैडमी से पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, ऐसा तो मतलब मना नहीं है। मतलब अनअकैडमी ऑनलाइन कोचिंग है तो कि वहाँ पे उतना इंटरेक्शन नहीं होता। बट इट डिपेंड्स ऑन देयर विल कि अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं नहीं। क्योंकि अनअकैडमी भी कोचिंग ही है। अगर उनको कोचिंग ज्वाइन करनी थी तो वो ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते थे। ठीक है, बस मानना कि लोकल कोचिंग घर के आसपास नहीं है, बट वो कहीं जाके भी मतलब कोचिंग ले सकते हैं। इवन मैं 120 100 से 130 किलोमीटर अपने घर से दूर रहता था। मैं लखनऊ में रह के पढ़ा हूँ, मेरा घर गोंडा में है। तो मैं भी दूर जाके कोचिंग लिया, हॉस्टल में रह के मैंने 2 साल पढ़ाई की। तो ऐसा नहीं है कि घर से दूर रह के पढ़ नहीं सकते। बट हाँ, अगर जिसको घर पे रह के पढ़ने का मन है ऑनलाइन, वो अनअकैडमी ज्वाइन कर सकता है। अनअकैडमी क्या, बहुत सारी कोचिंग मतलब है ऑनलाइन। फ्री कोचिंग्स भी बहुत सारी अवेलेबल है, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। नहीं, मतलब लाइक कुछ एडवांटेज है या विल बेस? एडवांटेज एडवांटेज तो है। कोचिंग का ऑब्वियसली एडवांटेज होगा। फॉर एग्जांपल आपको एक मॉड्यूल टाइप्स मिलेगा कि आपको बहुत डेडिकेटेड वे में सब लिखा होगा कि मतलब पेपर में जो आने वाला है उसी हिसाब से सब दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि
नीट के पेपर में कैसा आता है, या फिर मतलब कितना ज्यादा स्कोप है इस चैप्टर का, तो वो डिफरेंट होगा ना। एक कोचिंग के मॉड्यूल से आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बड़े में दिया हुआ है, ये टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही दे दिया हुआ है, तो वो पता होना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं ये कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ के या कोचिंग टीचर से पढ़ के ही समझ आती हैं। सेल्फ स्टडी में उतना नहीं समझ आता, तो ये सब एडवांटेजेस मिलेंगे। फिर आपको पेपर्स मतलब रेगुलर होते रहेंगे, टेस्ट पेपर्स, तो उससे आपको आपकी गलतियां पता चलती रहेंगी। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आप फिर पेपर कहाँ दोगे, अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करोगे तो दिक्कतें तो होती हैं सेल्फ स्टडी में, ऑब्वियस है। बट हाँ, आई विल सजेस्ट कि जो भी आखिरी में है वो विल पे डिपेंड करता है इंडिविजुअल के, कि वो क्या करना चाहता है। तो लाइक अब आकाश में पढ़े तो आकाश का एक डीएलपी प्रोग्राम भी होता है। सो हाँ लाइक कोई बच्चा अगर अपने घर से पढ़ रहा है, सो आपने भी कहा कि मॉड्यूल्स एंड ऑल कर सकता है, सो आकाश की डीएलपी उनको फायदा करेगा, लाइक आई उनका आई ट्यूटर ऐप भी है। हाँ हाँ हाँ, करेगा फायदा, फायदा करेगा। एंड एक मेरे को रही थी कि एक एनसीईआरटी जो बुक है हमारी केमिस्ट्री बायो के लिए बहुत चलती है। सो बच्चों की ये क्वेरी है कि 11th 12th में उन लोग को एनसीईआरटी फोकस ही रहना चाहिए बायो के लिए, या और भी बुक्स को रेफर करना चाहिए? देखो, और बुकों को कब रिफर करना चाहिए इसका भी एक टाइम होता है। मतलब शुरू से ही अगर और बुक्स पढ़ रहे हो तो दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल मतलब जैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो शुरू शुरू में, तो आप एनसीईआरटी की चीजों आपको समझ नहीं आ रही है, आप दूसरी बुक्स पढ़ रहे हो, वो बुक आपको फैसिनेट कर रही है, और फिर आप क्या कर रहे हो, एनसीईआरटी की बुक छोड़ के दूसरी बुक पढ़ने लग रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। मेनली एनसीईआरटी को बेस बनाना है, एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना है। अगर फिर आपको लगता है कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं कर पा रहे हो, या एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स की वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो आप फिर दूसरी बुक्स को पे जा सकते हो, और ये होगा नहीं। इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मतलब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 80 to 85% पेपर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको दूसरी बुक के लिए जाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। आपका 90-85% आराम से पेपर हो जाएगा। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मे बी आप 95 to 100% भी स्कोर कर सकते हो। आई विल सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी तो मतलब पहले क्लियर करो एज अ बेस, फिर उसके ऊपर अगर आपको कुछ फाउंडेशन बनानी है तो आप बना सकते हो, नहीं तो कोई बात सो एन जो एनसीईआरटी है वो हाँ केमिस्ट्री बायो के लिए प्रेफर करनी चाहिए, या नहीं। या हाँ फिजिक्स के लिए भी? मैं नहीं, फिजिक्स के लिए अभी उतना मतलब रेफर नहीं मैं कहूँगा करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब मैं एज अ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, एज अ थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा कि मतलब फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बट शुरू शुरू में फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ना डिफिकल्ट होगा। तो शुरू में आप किसी क्लास नोट्स को या मॉड्यूल्स को फोकस कर सकते हो, क्वेश्चंस लगाओ उसके, और फिर उसके बाद जब आप एक दो चैप्टर पढ़ लो, तो फिर आप उसको चैप्टर फिजिक्स के एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लो, थ्योरेटिकल टॉपिक्स इंपॉर्टेंटली। या फिर अगर आपको ऐसे पढ़ने का मन नहीं है तो आप 11th 12th पूरा अच्छे से कर लो। फिर उसके बाद जब आपका 12th खत्म हो, और उसके बीच में नीट के बीच में मतलब जो गैप मिलता है 3-4 महीने का, या 2 महीने 1 महीने का, जो भी गैप मिलता है, उसमें आप फिजिक्स के एनसीईआरटी 3-4 दिन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लो। सो लाइक हाँ फिजिक्स में हमारी एचसी वर्मा चलती है, हाँ डीसी पांडे हाँ सीरीज चलती है। सो जो डीसी पांडे है वो मेरे ख्याल से थ्योरी फोकस ज्यादा है, उसमें थ्योरी बहुत वेल एक्सप्लेन रहती है। एंड एचसी वर्मा में हाँ हमारे जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन के लेवल अच्छे रहते हैं। सो हाँ। फॉर नीट बच्चों को ये दोनों बुक करनी चाहिए। आई वॉन्ट सजेस्ट मतलब आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप डीसी पांडे ऐसे वर्मा करो, क्योंकि नीट के पेपर का लेवल उतना नहीं है जितने लेवल के क्वेश्चंस डीसी पांडे ऐसे वर्मा में दिए हुए हैं। एंड अगर आप मतलब मेरे से पूछेंगे कि अल्टरनेटिव क्या है उन बुक्स की जगह, तो आई विल प्रेफर कि आप किसी एक कोचिंग मॉड्यूल को पकड़ लो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो फिजिक्स के, इंस्टीट्यूट ऑफ ओके सो सॉल्विंग एससी वर्मा एंड डीसी पांडे। ओके श्योर। सो एट लास्ट हम लोग का एक कोचिंग का डीएलपी अगर ले सकते हैं, या अगर कोई वैसी हाँ जगह है, या तो हाँ लोकल हाँ कोचिंग अच्छी है तो वही ज्वाइन करना बेस्ट रहेगा। हाँ हाँ एंड लाइक जो नीट का है, जो नीट का पैटर्न है वो अभी रिसेंटली बहुत चेंज हुआ है। एंड जो हाँ बायो में है, बायो का हाफ पार्ट रहता है, and बाकी हाफ हाफ 1/4 रहता है। हाँ। फिजिक्स 1/4 है, केमिस्ट्री वन फिजिक्स और फोर्थ है, केमिस्ट्री बायो का। हाफ है। हाँ, सो एक कॉमन है कि बायो को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या सारे सब्जेक्ट को इक्वली? आई विल सजेस्ट कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भले बायो का वेटेज ज्यादा है 50% है, बट इट डजेंट मैटर, बिकॉज बायो का जो मतलब सिलेबस है वो उतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है। अगर मतलब वेटेज अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि बायो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायो 11th 12th है, फिजिक्स भी 11th 12th है,
तो आप अगर एनसीईआरटी की बेसिस पे देखोगे तो फिजिक्स की 4 एनसीईआरटी हैं और बायो की सिर्फ 2 एनसीईआरटी हैं। तो मतलब आई वॉन्ट सजेस्ट कि बहुत ज्यादा ऐसा बायो को टाइम डिवोट करना चाहिए फिजिक्स से काट के या फिर केमिस्ट्री से काट के। आई विल सजेस्ट कि सबको इक्वल टाइम देना चाहिए। भले फिजिक्स का वेटेज कम है बट फिजिक्स का वेटेज काम भर का है। अगर आप फिजिक्स छोड़ के जाओगे तो आप पेपर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब बायो के लिए ज्यादा टाइम देना चाहिए, सबको इक्वल टाइम देना चाहिए। सो लाइक एक जो स्टूडेंट बायो लेते हैं तो एक कॉमन चीज होती है कि स्टूडेंट दो पर्पज से बायो लेते हैं, या तो उनको बायो पसंद है या उनको मैथ्स नहीं पसंद है। हाँ तो हाँ। जिनको मैथ्स नहीं पसंद है वो भी नीट देते हैं। नहीं, एक रीजन एंड और है। एक रीजन और हाँ, है, घर वाले भी नहीं, श्योर। कभी कभी होता है कि घर वाले चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियरिंग ना करे, बच्चा मेडिकल लाइन में जाए। तो ये भी एक रीजन होता है। कभी कभी बच्चों को मैथ पसंद होता है तब भी वो बायो ले लेते हैं इंस्टीड ऑफ लाइकिंग मैथ्स। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो मेडिकल लेते हैं सबको मैथ नहीं पसंद या फिर बायो पसंद होती है तभी लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्हें मैथ्स पसंद होती है, मैथ्स में अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, फिर भी बायो लेते हैं। तो ये एक कैटेगरी और होती है। सो उन कैटेगरी के बच्चों के लिए क्या किया जाए कि उन्होंने, क्योंकि जब आप कोई हाँ सब्जेक्ट मन से लेते हो तब आपका पढ़ने का मन भी करता है, पर हाँ अगर मन से नहीं लिया तो वो कैसे उस सब्जेक्ट में हाँ। मन लगा, क्योंकि बायो थोड़ा कहा जाए एक्चुअली कि में, याद करने वाला सब्जेक्ट भी है। हाँ, वो एक्चुअली में इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। किसी भी चीज में शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं आता। धीमे धीमे अगर किसी भी चीज को एक्सप्लोर करोगे, पढ़ाई करोगे तो मतलब धीमे धीमे इंटरेस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि मतलब मैथ्स में ही अगर आप पढ़ना छोड़ दो तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बट अगर आप पढ़ना चालू कर दो तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। एज सेम एज बायो। बायो में अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीजें फैसिनेट करेंगी कि मतलब ये कैसे हो रहा है, ये मतलब ऐसे मतलब हो कैसे रहा है, मतलब इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पढ़ के एक फीलिंग आएगी कि मतलब मुझे ये चीज आ गई। अगर कोई मुझसे कल को पूछेगा कि ये कैसे होता है तो मुझे पता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने पढ़ ली, मुझे पता है कि हार्ट अटैक कैसे होता है, कार्डियक साइकिल कैसे होता है, हार्ट फंक्शन कैसे करता है। तो ये सब चीजें फैसिनेट करती है बायो की साइड। तो इन सब चीजों से इंटरेस्ट आता है। तो मतलब इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टडी एंड स्टडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट। दोनों एक दूसरे से अकेले लूप है। इंटरकनेक्टेड है। हाँ, इंटरकनेक्टेड या सो लाइक थोड़ी 10th तक की बायो थोड़ी बोरिंग होती है मेरे ख्याल से, लाइक मेरे को पर्सनली लगती थी, या तो मैं बता रहा हूँ ऐसे। या तो मतलब बायो इज मतलब वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हो सकता है किसी को बोरिंग लगे पर किसी को वो चीज अच्छी लगे। तो सो लाइक होता है। लाइक मेरे लाइक लाइक मैं हूँ, लाइक मैं बता मैंने। रहा हूँ तुम्हें, नॉवेल रीडिंग फॉर एग्जांपल। नॉवेल रीडिंग, बहुत लोग को नॉवेल रीडिंग हैबिट होती है, बहुत लोग को बहुत फैसिनेट करता है नॉवेल रीडिंग करना। बट बहुत लोगों को लगता है यार क्या है यार, ये नॉवेल रीड कर रहा है मतलब यार खुद पढ़ने का मन नहीं करता और ये नॉवेल पढ़े जा रहा है, अपना कोर्स खत्म नहीं हो रहा। देन इट्स लाइक मतलब इंडिविजुअल पे डिफर करेगा ना। एक को नॉवेल कितनी अच्छी लग रही है, एक को लग रहा है नॉवेल इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम बिकॉज यहाँ पे कोर्स की बुक्स नहीं खत्म हो रही। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि वो कैसा फील करता है किसी सब्जेक्ट को लेकर। तो सो लाइक आपने, जैसे आप हाँ लखनऊ आए थे, तो आप लखनऊ में कोई स्कूल गए थे या हाँ डमी स्कूल गए थे? यार मेरा स्कूल तो एक्चुअली डमिंग टाइप्स का था, मतलब उतना ज्यादा डमिंग नहीं था कि मतलब जैसे मतलब पार्टिकुलर डमिंग होता है, बट थोड़ा कम जाना पड़ता था एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्कूल गोइंग। वहाँ मतलब अटेंडेंस का थोड़ा हो जाता था, मतलब बात मतलब अटेंडेंस सही कर हो जाती थी। ज्यादा अटेंडेंस मतलब ऐसा नहीं था कि वो 75% अटेंडेंस एकदम कंपलसरी ही थी। बट हाँ अगर बट तभी 50% अटेंडेंस तो चाहते थे वो। ओके, एलिगेंट फिर सो मेडिकल लाइक लगा के काम हो जाता है। हाँ, तो हाँ, एक बच्चों का रहता है कि 10th के बाद सीबीएसई प्रेफर किया जाए या आईएससी भी ठीक है, क्योंकि लाइक आई विल आईएससी। आई विल प्रेफर सीबीएसई बोर्ड ओवर आईसीएसई बोर्ड इन 11th-12th। अगर आप नीट के रिगार्डिंग देखोगे तो, क्योंकि अगर आप आईसीएससी बोर्ड लोगे तो आईसीएससी बोर्ड का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा नीट के सिलेबस से डिफरेंट है। बट जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है बायो का एंड इवन फिजिक्स केमिस्ट्री का, वो एज सेम एज नीट है। ठीक है, तो अगर आप सीबीएसई नीट के लिए तैयारी करो तो सीबीएसई बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पास करने में। बट अगर आप नीट की तैयारी करो तो मे बी आपको आईसीएसई बोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। तो आई विल सजेस्ट कि सीबीएसई बोर्ड आपको मतलब ज्यादा इजी भी पड़ेगा आईसीएसई बोर्ड के मुकाबले, और काफी सही रहता है। मतलब दोनों का सिलेबस सेम सेम रहता है एकदम। मैंने सीबीएसई ज्वाइन किया था। बाकी आपकी विल है, आप आईसीएसई भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आपके पास ऑप्शन है सीबीएसई आईसीएसई में तो आई विल सजेस्ट कि सीबीएसई ज्वाइन करो। श्योर। एंड 10th के बाद बच्चों को, लाइक आपने हाँ डबी किया, पार्शियल डबी कह लूँ तो हाँ हाँ। बच्चों के पास अगर डमी जाने का ऑप्शन है तो उनको लेना चाहिए कि नहीं?
आई विल सजेस्ट, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको डमिंग लेना चाहिए। हमें लेना चाहिए। एंड लाइक कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास जिनको स्कूल जाना ही है ड्यू टू हाँ हाँ फैमिली इश्यूज की अलाउ नहीं करते बहुत बार, एंड बहुत बार हाँ बच्चों का फ्रेंड स्कूल से अटैचमेंट, फ्रेंड से अटैचमेंट होता है। सो हाँ हाँ उन लोगों के पास अपने टाइम मैनेजमेंट का होता है इशू कि स्कूल का है, स्कूल से बाद आए, स्कूल स्कूल की पढ़ाई, फिर 3 to 4 आवर्स की कोचिंग होती है, एंड वो थक हाँ हाँ। जाते हैं ड्यू टू ट्रैवलिंग टाइम। सो हाउ शुड दे मैनेज देयर टाइम एंड ऑल? देखो यही तो मतलब एडवांटेज है डमिंग स्कूल का, कि मतलब आपको टाइम अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट। बट अब रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट में आप पूछ रहे थे टाइम कैसे मैनेज करें, तो दो तीन मतलब वो तरीके हैं। एक तो आप क्लास में पढ़ सकते हो, जब क्लास में अगर कोई ऐसे अनइम्पोर्टेंट सा टॉपिक चल रहा है तो आप वहां पढ़ सकते हो। दूसरा है, अगर क्लास में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट से रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको वहां भी पढ़ो और वहां पे टीचर से इंटरेक्ट करो। मे भी हो सकता है कि वहाँ के जो स्कूल के टीचर्स हैं वो उतने क्वालिफाइड ना हो जितने आपके कोचिंग के टीचर्स होते हैं नीट वाले। बट आप उनसे अगर नॉर्मल एनसीईआरटी लेवल चीजें बात करोगे तो वो तुमको समझा देंगे। तो वहां पे उनके सामने एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, स्कूल के टाइम को मतलब अच्छे से यूटिलाइज करो। एंड दूसरा चीज जो तीसरा चीज होगा, तीसरा चीज जो है वो है कि अपना स्लीप साइकिल अच्छा रखो। मतलब एक अच्छा स्लीप साइकिल रखो 6-7 घंटे का। ऐसा नहीं कि मतलब स्कूल जाने के चक्कर में और मतलब कोचिंग जाने के चक्कर में पढ़ मतलब ज्यादा कभी कभी पढ़ ले रहे हो, कभी कभी कम पढ़ ले रहे हो। कभी क्या हो रहा है 4 घंटे सो रहे हो, कभी 7 घंटे सो रहे हो। तो ऐसे नहीं करना है। एक नॉर्मल लेवल ऑफ स्लीप साइकिल रखना है कि मतलब 7 से 8 घंटे डेली सोने हैं। भले अगर पढ़ाई पढ़ाई थोड़ी कम हो चलेगा, बट स्लीप साइकिल नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगी तो फिर पढ़ने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्लीप साइकिल जो है उसको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। सो लाइक हम लोग को एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर, फिक्स शेड्यूल फॉलो करना चाहिए या कुछ चेंज कर ना सकते ना हैं? नहीं नहीं, आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे सैटरडे संडे को आप ऑब्वियसली चेंज करोगे, आपका स्कूल नहीं होगा, आप ज्यादा टाइम पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी को दोगे, वो तो एक्सेप्टेबल है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी स्लीप नहीं मतलब डिफरेंट करोगे। मतलब आप एक दिन में 7 से 8 घंटे सोओगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि मतलब आप अपना शेड्यूल चेंज नहीं कर सकते, बट आपको जो स्लीप है वो नहीं चेंज करनी है, स्लीप आवर्स नहीं चेंज करने हैं। ये बात हो रही है। बाय लाइक शेड्यूल आई मीन कि कुछ लाइक स्लॉट बना दे कि 7 से 8 के बीच पढ़ना है तो पढ़ना ही है। हाँ, मे बी लाइक दैट। एंड कुछ आप ऐसे कुछ पर्सनल टाइम टेबल शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या फॉलो किया? एक्चुअली जो मेरा टाइम टेबल था वो टाइम के साथ मतलब डिफरेंस होता रहता था। मतलब पहले कि जब मैं कोचिंग जाता था तब टाइम अलग होता था, एंड जब मैं कोचिंग मेरी खत्म हो गई थी, मैं घर पे लॉकडाउन में आ गया था, तब मेरा टाइम टेबल अलग होता था। तो वो कंडीशन के हिसाब से टाइम टेबल डिफर करता है। एंड आई वांट सजेस्ट कि कोई मतलब किसी का देख के टाइम टेबल फॉलो करे, वो अपना खुद का टाइम टेबल बनाए अपने हिसाब से, एंड विल फॉलो टू दैट शेड्यूल एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। लाइक एक है कि एक क्वेश्चन है कि अगर कोई एम्स को टारगेट कर रहा है, एम्स न्यू दिल्ली, हाँ सो वो हाँ क्या हाँ। सेल्फ स्टडी प्लस मॉड्यूल्स के साथ बस कर सकता है? सेल्फ स्टडी प्लस बीएलपी या विदाउट एनी गाइडेंस क्या- ऑफ कोचिंग? या मतलब लोगों ने किया है, पास्ट में भी किया है, मेरे बैचमेट्स ने भी क्या रखा है ऐसा। तो ऐसा तो है नहीं कि इम्पॉसिबल सा है, मतलब बिना कोचिंग के करा जा सकता है। बट हाँ, आपको थोड़े मॉक पेपर्स ज्यादा देने होंगे। उसमें आपको किसी कोचिंग का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मॉक टेस्ट दोगे तो किसी कोचिंग का ही दोगे। खुद से बना के मॉक टेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो अपनी गलतियां नहीं पता चलेंगी, गलतियां नहीं पता चलेंगी तो वीक टॉपिक्स नहीं पता चलेंगे, और वीक टॉपिक्स नहीं पता चलेंगे तो आप उनको रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, और रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको एक ना एक जगह पे जाके आपको किसी ना किसी कोचिंग का सहारा थोड़ा सा लेना पड़ेगा, भले आपको मॉक टेस्ट में लेना पड़े। ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास ग्रुप में अभी ड्रॉपर्स भी एंड 12th के स्टूडेंट भी जो नीट अपेयर कर रहे हैं। सो अभी हाँ जैसे हाँ नीट की डेट आ गई, 1 अगस्त आई है। सो दे आर आस्किंग कि हाँ लास्ट मंथ में उन लोग को किस चीज पे फोकस करना चाहिए, रिवाइज कैसे करना चाहिए ना? हाँ। रिवीजन का सबसे अच्छा इफेक्टिव तरीका है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें जो गलतियां होंगी उन टॉपिक्स को फिर से पढ़ते रहो, फिर से पेपर दो, फिर से अपनी गलतियां देखो, और कोशिश करो कि एक मॉक टेस्ट में जो गलती की है, जिस टॉपिक से गलती की है वो दूसरे टॉपिक में ना रिपीट करो।
ऐसा नहीं है कि वो एक बार में सही हो जाएगा, आप दूसरे मॉक टेस्ट में नहीं करोगे, कुछ गलतियां एक बार में सही होंगी, कुछ गलतियां 2 बार में सही होंगी, और कुछ गलतियां होंगी जो 5 से 6 बार में सही होंगी। पर जो गलतियां 5 से 6 बार में सही होंगी, वो आपको पता चल जाएगी कि ये गलती मेरी होती है बार बार, तो वो गलती सही हो जाएगी। मतलब एट लास्ट अगर आप बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, तो एक समय आएगा जब आपकी गलतियां एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला हुआ कि आपको मॉक टेस्ट ज्यादा देना, और दूसरा है आपको अब एनसीईआरटी पे फोकस करना है बहुत ज्यादा। अब आपको फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है जो एनसीईआरटी के बाहर है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है जब रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि पेपर जो बनता है वो एनसीईआरटी से बनता है। तो ये 2 चीजें अभी के लिए। लाइक जब पेपर अटेम्प्ट करने का कुछ वे कि कुछ सेक्शन पहले किया कुछ बाद हाँ, में किया? मैं पर्सनली बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स करता था पहले, बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। बट ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। ये मतलब सबके ऊपर सुटेबल नहीं बैठेगा कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करें। आप अपना कॉम्बिनेशन ट्राई करो, इतने ज्यादा मॉक टेस्ट क्यों देने हैं, इसी सब चीजों के लिए तो देने हैं कि आप अपना कॉम्बिनेशन ट्राई करो कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स देना है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देना है, जैसे भी देना है आप अपने कॉम्बिनेशन ट्राई करो, आप देखो कि आपको कौन सा तरीका सुटेबल बैठता है, फिर उसके बाद आप डिसाइड करो। यानी कुछ टाइम मैनेजमेंट की इस जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसको स्पेसिफिक टाइम दिया, उससे ज्यादा देना ही नहीं है? यार देखो, ऐसा मतलब अगर ऐसा माइंडसेट से पेपर दोगे तो बहुत टेंस हो जाओगे पेपर देते समय। अगर इफ यू लाइक इस माइंडसेट से मैं पेपर देने गया कि मैं आधे घंटे बायो करूंगा, 45 मिनट केमिस्ट्री करूंगा, 1 घंटे फिजिक्स करूंगा, और फिर उसके बाद सेकंड गो में रिवीजन एंड ओएमआर फिल करूंगा, देन इफ यू गो विथ दिस माइंडसेट, देन आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी पेपर में, क्योंकि हर पेपर का लेवल सेम नहीं होता। हर पेपर का लेवल डिफिकल्ट होगा, डिफरेंट होगा, सॉरी, डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं, हो सकता है मे बी कि बायो डिफिकल्ट हो एक में, हो सकता है एक में बायो इजी हो। ठीक है, तो आप उस दोनों में इक्वल टाइम नहीं दे सकते, आपको मॉडिफाई होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। आपको बिना अपने अंदर टेंशन लाए अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा कि पेपर कैसा आ रहा है। तो आप एज अ टाइम कुछ सोच के मत चलो, बट हाँ, ये भी नहीं है कि आप थोड़ा भी नहीं सोच रहे हो, अब आप बायो को 1.5 घंटे दे दिए, टफ पेपर आ गया, तो ऐसा भी नहीं करना। मतलब अगर टफ पेपर भी आ रहा है तो एक 10 से 15 मिनट की रेंज ले लो, बट बहुत ज्यादा रेंज मत लो। Okay. हाँ, सो जो अभी 11 में बच्चे गए हैं, सो लाइक हाँ वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे हैव द डाउट कि हर रिवीजन कैसे करने चाहिए चैप्टर्स। हाँ, देखो, तो चैप्टर रिवीजन का क्या है कि पहले तो एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ो। मतलब जब चैप्टर अच्छे से पढ़ो तो उसको ज्यादा टाइम दो, और फिर उसके बाद जब रिवीजन करो तो इंस्टीड ऑफ गिविंग मोर टाइम टू सिंगल रिवीजन, ट्राई करो कि आप मल्टीपल रिवीजन करो उसी टॉपिक का। फॉर एग्जाम्पल, जब अगर आप किसी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, तो उस चैप्टर को आपको 4 घंटे देने हैं। तो आप ऐसा मत करो कि 4 घंटे में एक बार रिवीजन कर रहे हो, आप ऐसा करो कि उस 4 घंटे में 4 चैप्टर रिवाइज कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर आप 4 चैप्टर रिवाइज करोगे तो आपको चारों चैप्टर तो आएंगे ही आएंगे, और पर चैप्टर आपका टाइम 1 घंटे जाएगा। और फिर उसके बाद जो 3 चैप्टर बचे हुए थे, 3 to 4 12 आवर्स आपके पास बच गए, उस 12 आवर्स को आप यूज करके फिर से उन 4 चैप्टर्स को और 3 बार रिवाइज कर सकते हो। तो आई विल सजेस्ट कि आप सिंगल रिवीजन को ज्यादा टाइम देने के बजाय अगर मल्टीपल रिवीजन करो कम कम टाइम देके। ये मेरी रिवीजन स्ट्रेटजी रहती थी। लाइक कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन की, लाइक आज एक चैप्टर रिवाइज किया हाँ, तो नेक्स्ट बार उसको कब करना चाहिए? नो मतलब ऐसा तो मेरे साथ नहीं था, मतलब मैं तो पेपर के हिसाब से पढ़ता था। कि मतलब जो पेपर होता है, मतलब कि अब पेपर आ रहा है तो ये चैप्टर रिवाइज कर लिया, अब फिर जब पेपर आएगा तो फिर रिवाइज कर लिया। क्योंकि ऐसा मतलब बहुत उतना मतलब थ्योरेटिकली तो पॉसिबल सा लगता है, बट प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। मतलब 2 हफ्ते बाद ही ये चैप्टर मैं पढ़ूंगा ऐसा कुछ, क्योंकि हर चैप्टर अलग अलग होता है। कुछ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको लगेगा कि शायद रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ चैप्टर्स में आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे होता है। सो लाइक जब मॉक टेस्ट आता है तब आप कर सकते हो? हाँ And the next question, and like बहुत सारे बच्चे होते हैं that they take PCMB, हाँ हाँ so वो जेई के लिए भी कर रहे हैं, नीट के लिए भी कर रहे हैं, हाँ हाँ। क्योंकि स्पेसिफिक उनके लिए टैकल करने की एडवाइस? यार मैंने पीसीएम भी पर्सनली नहीं लिया था, बट आई विल सजेस्ट कि अगर पीसीएम भी जिसने लिया है तो उसका एक मेन मोटो होगा, या तो जेई क्लियर करना है तो नीट क्लियर करना। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब वो जेई नीट दोनों में क्लियर करने के, दोनों में दोनों कॉलेज में जा नहीं सकता। जाएगा तो आईआईटी में जाएगा, तो फिर
एम्स दिल्ली में आएगा, तो उसको पहले से सोचना पड़ेगा कि मतलब उसे क्या लेना है। फिर फॉर एग्जांपल अगर उसे आईआईटी दिल्ली चाहिए, आईआईटी बॉम्बे में सीएस ब्रांच चाहिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसे टॉप 100 रैंक लानी होगी जेईई के पेपर में, तो फिर वो उतना बायो पे फोकस नहीं करेगा। और अगर उसे एम्स दिल्ली में आना है, नीट में टॉप 50 रैंक लानी है, तो वो फिर मैथ पे उतना फोकस नहीं करेगा। तो दोनों सिचुएशन डिफर करेंगी, तो उसे पता होना चाहिए उसका मेन गोल क्या है, उसे किस कॉलेज में जाना है। ओके साई, सो लाइक मैंने पीसीएम भी लिया है, हाँ तो हाँ अगर मेरा एम्स है तो मेरे को मैथ्स पे बस स्कूल पे फोकस करना चाहिए। हाँ हाँ, स्कूल पे एंड फोकस बायो, करना चाहिए या फिर अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए, बट बायो को ज्यादा फोकस करना चाहिए, आई विल सजेस्ट। एंड लाइक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिमोटिवेट बहुत हो जाते हैं ड्यूरिंग द 2 years गैप। कोई हाँ हाँ पेपर हुआ, मार्क्स अच्छे नहीं है, कुछ हो गया तो मार्क्स नहीं, चैप्टर कोई चैप्टर है, चैप्टर में इंटरेस्ट लूज कर दिया गया। हाँ वहां से अगर एक बच्चा को, हाँ, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट चला गया, हाँ हाँ तो लाइक बहुत बहुत बार होता है, तो वो आगे का उसका बैकड्रॉप होता रहता है, हाँ। क्योंकि वो आगे के चैप्टर्स भी ठीक से नहीं पढ़ता है। सो वहां से ओवरकम कैसे किया जाए? यार आई विल सजेस्ट कि मतलब अगर किसी पेपर में नंबर कम आ रहे हैं तो उसमें डिमोटिवेट इसलिए होता है, मतलब आदमी जब वो दूसरे से कंपेयर करने लगता है, जब वो देखता है कि उसके ज्यादा है मेरे कम आए, तो इस वजह से डिमोटिवेशन आता है। डिमोटिवेशन इस वजह से नहीं आता कि आपके नंबर कम आए, डिमोटिवेशन इस वजह से आता है कि दूसरे के नंबर ज्यादा कैसे आ गए। तो आप एक्चुअली में करो क्या कि आप अपने नंबर पे फोकस करो दूसरे का नंबर देखने के बजाय। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप ये मत सोचो कि मेरे नंबर कम आ गए अब तो ऐसे ही विशेष साइकिल चल जाएगी, मतलब मेरे नंबर हमेशा कम आएंगे, मैं तो कुछ नहीं, कहीं का नहीं रह गया। ये सोचने के बजाय आप उन गलतियों को देखो जो आपने पेपर में की, उन पे फोकस करो, अपने मिस्टेक्स पे, और अगले टेस्ट में कोशिश करो कि वो गलतियां फिर से ना करो, वो गलतियां एलिमिनेट करो और अच्छे मार्क्स सिक्योर करो। ओके, एंड लाइक आजकल, हाँ, यूट्यूब पे हाँ बहुत सारे वो जो डॉक्टर जो मतलब जो कॉलेज में हो हाँ जाते हैं, वो अपना डेली हाँ स्केड्यूल डालते रहते कि ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, हाँ हाँ स्टडी विद मी 4 hour सेशन। तो हाँ हाँ। वो सब मैं हेल्पफुल होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग यार हर हाँ मंथ हाँ, मंथ में एक न्यू ले आते हैं। यार आई विल सजेस्ट ना कि सुनो सबकी पर करो अपनी। ठीक है, सुनो सब लोग जो कह रहे हैं कहने दो, सब लोग को देखो कि ये ऐसा कह रहे हैं वो ऐसा कह रहे हैं, फिर जो आपको अच्छा लगे आप वो करो। अगर आप इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो किसी से तो मे बी वो अच्छा कह रहा हो, मे बी वो सही कह रहा हो, तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए। तो मैं वही कहूंगा कि सुनो सबकी करो अपनी। करो। एंड बस यही था। हाँ ये हमारे आज के क्वेश्चंस एंड हुए, इतने ही क्वेश्चन थे। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। अब हम लोग को सेम चीज कहनी चाहिए कि आप आए। ना ना इट्स ओके, मतलब आगे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम देयर फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक यू तो आल्सो लाइक जो हेल्प आपने, स्टूडेंट्स। हाँ, हाँ हाँ जो चैनल खोला, तो चैनल का आपका मेन फोकस क्या हाँ। है? मेरा चैनल का मेन फोकस ये है कि जो मैं डाउट्स बच्चों के क्लियर नहीं कर पाता था अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मतलब चाहूंगा कि बच्चों के डाउट्स क्लियर हों। मतलब बहुत बच्चे ऐसा पूछ रहे थे कि पेपर अटेंडेंस स्ट्रेटजी क्या है, या फिर मतलब बहुत चीजें समझानी होती तो वो टेलीग्राम के थ्रू नहीं समझा सकते, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, तो उसके लिए एक प्रॉपर लॉन्ग यूट्यूब वीडियो चाहिए होगा। एंड इवन मैं अपने यूट्यूब पे कुछ अभी मतलब बायो के चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन भी मतलब करवाऊंगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सच लाइक दैट, जिससे मतलब लोगों की जहाँ सिली मिस्टेक ज्यादा होती हैं, तो मतलब मैं हेल्प करूंगा काफी यूट्यूब चैनल के थ्रू। सिर्फ वहाँ पे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वहाँ पे एजुकेशन पर्पस की भी चीजें मिलेंगी। ओके, सो जो आपकी जो बायो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, वो अभी आ रही है? हाँ उसका मतलब मैंने अभी टाइम तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट आई विल प्रोवाइड, मतलब कब देना है मुझे, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम खुद के चल रहे हैं, मैंने बताया था, तो उसके बाद आई विल ट्राई कि मैं करूँ। ओके, अभी सो मतलब आपसे नीट जो जब डाउट क्लोज पूछ, आएगा तब मैं करूंगा। ओके, हाँ हाँ सो अगर आपसे कोई बच्चे को डाउट पूछना, तो वो कैसे पूछ सकता हाँ, है? यूट्यूब यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर देता हूँ, मतलब अगर
रिलीवेंट डाउट होगा, या फिर मेरा मतलब टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करेगा तो उस पे फिर मतलब मैंने अपना लिंक भी दे रखा है मतलब ईमेल का, वहां पे वो मैसेज कर सकता है अपना डाउट, इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकता है, तो कोरा पे डाउट पूछ सकता है, मैं कोरा पे काफी एक्टिव हूँ, आंसर्स लिखता हूँ, तो कहीं भी मतलब बहुत ज्यादा जगह है जहाँ पे वो मतलब अपने डाउट पूछ सकता है, सब जगह मैसेज करते कहीं ना कहीं तो रिप्लाई आएगा ही, तो जस्ट लाइक दैट। एंड कोई लाइक जो बच्चे होते हैं वो बोर्ड पे उनको फोकस करना चाहिए, लाइक बोर्ड कोई पे बच्चों का एम होता है कि 90 तक भी हाँ ले आए, यार, वहां पे भी। मतलब बोर्ड पे फोकस आई वॉन्ट सजेस्ट कि उतना करना चाहिए, मैं तो नहीं करता था पर्सनली बोर्ड पे फोकस, इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन बोर्ड आई विल ट्राई टू फोकस ऑन नीट, तो बोर्ड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो अकॉर्डिंग टू माई आपके 12th में पर्सपेक्टिव। हाँ, 12th 12th में में आई कितने स्कोर परसेंट है लाइक? 95%, आई स्कोर 95% ऑन जस्ट बाय स्टडिंग आई थिंक 2 to 3 days, तो बहुत इजी होता है बोर्ड अगर आप नीट मतलब नीट के लेवल का आप पढ़ रखे हो। मतलब 95 तो बहुत अच्छे हैं आपने। हाँ वही मतलब ना, मतलब बहुत मतलब ठीक आते हैं, इवन मैं बता रहा हूँ मेरे प्रैक्टिकल में नंबर काफी कटे थे तब मेरे 95 है, अगर मुझे प्रैक्टिकल में नंबर मिले होते तो आई विल बी लाइक 97 to 98% आए होते मेरे, मुझे याद है आई थिंक फिजियल क्या होता है, हाँ फिजियल, एक होता नहीं है फिजिकल एजुकेशन, हाँ फिजिकल एजुकेशन, फिजियोलॉजी याद आ रहा हाँ है, पीरियड। फिजिकल एजुकेशन जो होता है, हाँ फिजिकल एजुकेशन में मतलब आई स्कोर्ड 70 का थ्योरी होता है, एंड आई थिंक 70 में 69 या शायद 70 मेरे आए थे थ्योरी के पेपर में, एंड मुझे प्रैक्टिकल में सिर्फ 27 या 28 मार्क्स मिले थे 30 में से, तो ऐसे मतलब सबके साथ मतलब मेरे आई थिंक 13 से 14 नंबर प्रैक्टिकल में ही कट गए थे, बायो में तो मतलब ऐसे ही था, 70 में 69 थ्योरी में थे और 27 प्रैक्टिकल में थे, 96 मार्क्स आए थे खाली, तो ऐसे ही होता है। एंड आपके प्रैक्टिकल साइड ज्यादा कट गए थे। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल साइड ज्यादा कट गए थे क्योंकि वो अटेंडेंस और वो सब देखते हैं कि स्कूल कौन ज्यादा आता है, स्कूल में किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, तो मेरा मेन फोकस स्कूल में परफॉर्म करना तो कभी नहीं था, कोचिंग में हाँ, परफॉर्म करना ज्यादा मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था। तो बस इतना ही है। मैं आपको सारे मेंबर्स और टीम की तरफ से थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ कि आपने अपना 1 आवर का टाइम निकाला इतने क्रूशियल समय में, क्योंकि जिनको पता ना हो तो इनके इस समय एंड एग्ज़ाम हर सेमेस्टर चल रहे हैं कॉलेज में, एम्स में ऑफ कोर्स। सो इनके लिए 1 आवर निकालना बहुत बड़ी बात है। सो आज के लिए इतना ही। सो हम लोग आज इनसे जो सीख सकते हैं नीट का, तो इन्होंने आपके सारे डाउट क्लियर कर ही दिए होंगे, पर एक और चीज़ जो हम इनसे सीख सकते हैं कि भले ही इंसान जितना सक्सीड कर ले, उसको हमेशा ज़मीन पे रहना चाहिए, उसको हमेशा वो हम्बल नेचर जो आपने इनका नोटिस किया है, वो इनसे भी बहुत बड़ी चीज़ें सीखने को। सो आज के लिए इतना ही। हम लोग को उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो यार हमारे साथ सब्सक्राइब रहिएगा। एंड हर टाइप का इंसान आएगा, जेई नीट क्लैट लॉ जो भी आपको है, हर बंदा आएगा। सो तब तक के लिए चलते हैं हम, शब्बा खैर।